बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कबीर वाला पॉइंट के साथ मैं हूँ जाहिद सिंधु। नाजरीन, आजकल जो है पंजाब में टीचर्स सरापा एहतजाज हैं और टीचर्स की जो तंजीमें हैं वो एहतजाज भी कर रही हैं। वज़ीर तालीम की जानिब से एक टेस्ट जो है वो टीचर्स के लिए दिया गया था कि तमाम टीचर जो हैं वो टेस्ट दें ताकि उनकी जांच पड़ताल की जाए और टीचर्स को किस तरह जो है वो ट्रेनिंग दी जाए। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ साकी साहब मौजूद हैं जो कि एक गवर्नमेंट टीचर हैं। तो इन पे भी तंजीमें जो है काफ़ी अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो इन पे तनकीद करते हैं। तो असल मसला क्या है और इसका हल क्या है, तो साकी साहब से जानेंगे। साकी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया ज़ाद भाई, थैंक यू। अच्छा सर, आजकल जो है वो जो टीचर्स की तंजीमें हैं वो एहतजाज कर रही हैं। हम ये भी सुन रहे हैं कोई TNA हो रहा है, तो थोड़ा सा बताइएगा ये TNA क्या है और टीचर्स जो हैं वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? शुक्रिया ज़ाद भाई। TNA जो है वो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, आप उसको कह लें ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। तो जो हमारे सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब हैं उन्होंने इस हवाले से जो कहा मुख्तलिफ आप समझ लें कि तकरीरों में या वैसे मतलब उनके अपना जो पेज है उस पर, तो उन्होंने इसका बाकायदा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। वैसे उन्होंने बताया हुआ है कि TNA टेस्ट हम जो है वो टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो नीड असेसमेंट तो है, मतलब इसलिए ले रहे हैं कि किस किस फील्ड में टीचर्स की जो है फ्लॉ है या उसको हम पुर करेंगे, या मतलब कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है टीचर्स को इनोवेटिव स्किल्स की डेवलपमेंट उसकी करनी है, या मतलब जो स्किल्स हैं उसको मज़ीद बेहतर करना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करना है। तो कुल मिलाकर उनका जो एक नैरेटिव है जो अभी तक है, उनका जो स्टांस है वो तो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी हम तो सिर्फ इसको ट्रेनिंग बेस ही टेस्ट ले रहे हैं, ना कि इससे कोई मतलब जो तंजीमें हैं या टीचर्स हैं जो सरापा एहतजाज हैं कि वो समझ रहे हैं कि इससे जो है जबरी रिटायर करेंगे, गोल्डन हैंड शेक देंगे या टीचर्स को निकालेंगे। उनका मौक़िफ़ है कि हम ट्रेनिंग के लिए जो है ये टेस्ट ले रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो असातिज़ा कराम है या जो उनकी टीचर्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो सरापा एहतजाज है, प्रोटेस्ट कर रही हैं कि जी आपने जो ये TNA टेस्ट ले रहे हैं ये क्यों ले रहे हैं, जब हमारे पास एक क्राइटेरिया था, आपने हमें दिया था कि इस क्राइटेरिया पे जो पूरे उतरते हैं उनको हम नौकरी देंगे, चाहे वो 2014 के NTS के ज़रिए आए, 2016, 17 या 18 में आए, या उससे कबल जो एजुकेटर्स आए वो भी अपना जो क्राइटेरिया था उसमें कम्पीट करके वो महकमे में शामिल हुए। इवन के 80s या 90s में जो पुराने असातिज़ा कराम जो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं वो भी कम्पीट करके आए हैं कि जब उनकी ज़रूरत थी तब महकमे ने उनको बुलाया और उनको लेटर्स दिए, ऑर्डर्स दिए, और वो पिछले 30-35 सालों से काम कर रहे हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि इस टेस्ट की बेस बुनियाद पर जो है वो जो फेल होंगे, और उसके बाद असल में ना ज़ैद भाई इसका जो उन्होंने बाकायदा कोई मैकेनिज्म नहीं दिया, बाकायदा एक नोटिफिकेशन दे TORs बनाए, उसमें बताएं कि देखिए हम टेस्ट जो है इसलिए ले रहे हैं। और इससे पहले अगर वो इस तरह से बेहतर होता कि अगर वो MTs बना देते, पूरा मैकेनिज्म बना देते एक ट्रेनिंग का, और उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती, सैटरडे को हमें छुट्टी होती है, सेंटर्स बना दिए जाते, और उसके बाद एक सिलेबस कंटेंट दे दिया जाता, और उसके बाद फिर कहते कि चलें जी आप इसको हमारी नीड है, ये ज़रूरत है असेसमेंट करने की, इवेल्युएट करने की, कि हम एक जायज़ा ले रहे हैं कि आपको कहाँ पे हमें मज़ीद अच्छा साकी इसको साहब, करना है। मैं यहाँ पे आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ कि आपने भी वो टेस्ट देखा होगा, मतलब मुख्तलिफ जो है मालूमात आपने भी इकट्ठी की होंगी। जैसे एक टीचर है वो साइंस में उस वक्त भर्ती हुआ था, एक टीचर जो है वो मैथ की सीट पे भर्ती हुआ था। क्या इनके लिए अलग अलग टेस्ट गवर्नमेंट ले रही है या किस तरह उन्होंने ये टेस्ट बनाया है, कुछ मालूमात है आपके पास? देखें, आपने पहले सवाल शुरू में किया और उसका जवाब मैं भी दे रहा था, तो चलें मैंने कहा आप सवाल करते जाएंगे तो फिर मैं उनका जवाब देता जाऊंगा। जी जी। तो देखें, उसमें आपने कहा कि आप पे जो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मतलब तनकीद कर रही हैं, और दूसरे बहुत सारे टीचर कम्युनिटी के लोग भी कर रहे हैं, और वो बजा कर रहे हैं। उनका जो एक स्टांस था, मौक़िफ़ था, नैरेटिव था, वो ये था कि जब हमने अपना टेस्ट का बाइकाट किया तो आपको भी उसका बाइकाट करना चाहिए था, जबकि मेरा जो दूसरी तरफ स्टांस है
ये जो मेरा नैरेटिव या मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि देखें, एक आधे बंदे को देना चाहिए। जब हम किसी चैनल पे या किसी कहीं पे भी बात करेंगे तो हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ आए कि उस टेस्ट में है क्या, और फिर जो पैनल बैठेगा वो इंटरव्यू लेगा, उसमें डेमो है या मतलब वर्बल है, रिटन टेस्ट, मतलब जो भी चीज़ें उसमें शामिल हैं, तो उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे ऑथेंटिक प्रूफ के साथ कि इस टेस्ट की क्या ज़रूरत है। ऐसे में क्या ये एक सिर्फ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है, या फिर इस पे जो है बाद में जो इम्प्लीकेशंस इसकी निकलेंगी या जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि बाद में इसके नतीजे ये निकलें कि जी इस पे जबरी रिटायर करेंगे, जी इतने टीचर्स फेल हो गए ये वो। और आपने जो बात की कि टेस्ट कैसा है, देखें उस पर मैं आपको बता देता हूं कि इसीलिए मैं अब्दुल हकीम पे गया हुआ था, तो वहां पे भी टीचर्स को मैं कह रहा था कि मुझे एक कम से कम मेरी हद तक तो मुझे टेस्ट देने दें, मैं बाहर आकर आपको बताऊंगा और फिर सोशली हम लोग बताएंगे कि ये मसला है। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी नहीं देना, मैंने नहीं दिया, फिर वापस आ गया। और फिर जब ऑनलाइन कहा गया तो उसके बाद मैंने टेस्ट वो दिया भी, और तमाम जो टीचर्स बिरादरी है उनको व्हाट्सएप ग्रुप में आगाह भी किया कि इस तरह से है। अब उसमें उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया है प्राइमरी टीचर्स का जो टेस्ट ले रहे हैं, उसमें दोनों का वो ले रहे हैं, मतलब साइंस, उसमें साइंस सब्जेक्ट या आर्ट्स सब्जेक्ट की कोई वहाँ पे उन्होंने फ़र्क नहीं रखा। अब मैं आर्ट्स टीचर हूँ, तो मेरे से जो टेस्ट लिया गया उसमें साइंस भी शामिल थी, मैथ भी शामिल थी, और बाकी जो सब्जेक्ट आर्ट्स के हैं वो भी शामिल थे, पेडागोजी भी थी, कॉग्निटिव लेवल का बहुत मुश्किल टेस्ट था अगर हम एज़ कम्पेयर टू मॉक एक्सरसाइज, तो ये वाला बहुत मुश्किल था। और इसीलिए मैं कह रहा था, और फिर जो पैनल की वो बात कर रहे थे कि पैनल में क्या चीज़ें होंगी, और उसमें जब मैं वहाँ से पैनल से बात करने लगा तो मुझे बात करने नहीं देगी, उनसे वो सारी चीज़ें पूछता कि आपको जो इंस्ट्रक्शन हिदायत मिली हैं वो किस तरह की मिली है, कि आपने किस तरह से जो इंटरव्यू कंडक्ट करना है और कौन से वाले सवाल करने हैं, और उसमें जो 20 नंबर की जो कैटेगरी है उसमें कैसे कैसे आपने उसको फिलअप करना है। तो बहरहाल वो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं देने दिया। तो अब मैं जैद भाई आपको बता देता हूँ कि देखें ये टेस्ट अब जो साइंस, देखिए ईएसटी की बात करता हूँ, ईएसटी जो साइंस मैथ या आर्ट्स है उनका एक ही टेस्ट होगा, एसएसटी का एक होगा, ईएसटी का एक होगा, पीएसटी का दोनों का एक होगा। जब आपने देखा ये कितना बड़ा ब्लंडर है, जब आपने उनकी पोस्ट भी अलग की, पीएसटी साइंस मैथ की अलग पोस्ट आई है और रिक्रूटमेंट जब हो रही थी, और आर्ट्स की अलग आई है, लेकिन अब उनसे दोनों से एक ही टेस्ट लिया जा रहा है। तो इससे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है? डिफरेंट मतलब उनका अपना टेस्ट होता है, उनका अपना होता है, तो उसके बाद हम उस नतीजे पे पहुंचते क्या। तो बहरहाल इस तरह का टेस्ट मुश्किल था वैसे। अच्छा साकी साहब, आपने बताया कि जो टीचर्स तंजीमें हैं वो कह रही हैं कि जबरी रिटायर किया जाएगा इस टेस्ट की बिना पे, तंजीमें इस तरह कह रही हैं, जबकि वजीर तालीम जो है वो कह रहे हैं कि हमने टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है इसलिए हम टेस्ट ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ठीक कौन है और आप किसके साथ खड़े हैं? देखिए मैं दोनों के साथ खड़ा हूं, और ठीक इनमें से कौन हो सकता है मैं आपको बताता हूं। देखें इसमें जो टीचर्स हैं वो अपनी तरफ से ठीक हैं, इसलिए कि जो 80s या 90s में टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई थी और उस वक्त जो क्राइटेरिया था उस पर वो पूरे उतरे थे। पीटीसी टीचर हुआ करते थे, और मैट्रिक पास पीटीसी या एफएसीटी या इस तरह का, अब मुझे वो अच्छे तरीके से याद भी नहीं है। तो उस वक्त वो compete करके आए थे। अब 80s की हम बात करते हैं तो उसमें कोई बीए होता था और लोग कहते थे कि बड़ा तो बीए पास आया। तो आप समझ लें कि उस वक्त वो अपना जो उनका पीरियड था, टेन्योर था, उसमें वो compete करके आए थे, और चाहे वो कोटा सिस्टम में आए थे, मेरिट पे आए थे, जैसे भी आए थे, और उन्होंने पढ़ाया भी है। आप देखें मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा भाई स्कूल है, वहाँ जिस टीचर से मैंने प्राइमरी किया था अभी वो मौजूद है, सर्विस के आखिरी 1-2 साल उनके रह गए हैं, तो हम एक साथ इकट्ठे पढ़ा रहे हैं। और मैं जब बैठकर इमेजिन करता हूँ अपने भाई स्कूल में जैसे वो पढ़ाते थे, देखे मीलों वो साइकिल पर सफर करते थे, तब मोटरसाइकिल की जो एक्सेस नहीं हुआ करती थी। ये 2005 के बाद मोटरसाइकिल बाइक वगैरह ज्यादा जो है लोगों की दस्तरस में आए। उससे पहले साइकिल पे ये पैदल जाते थे, स्कूल्स की 4 दीवारियां नहीं होती थी, वॉशरूम नहीं होता था, और किन मुश्किल हालात में उन्होंने इल्म की शम्मे को ज़ू फिशा किया। और आज महकमा 30-35 साल वो मतलब वो अपनी सर्विस को मुकम्मल कर चुके हैं और आखिर में जा रहे हैं। क्या वो अपनी कम्युनिटी को या अपने बच्चों को या अपने दीगर जो वहाँ पे मुआशरे में सोसाइटी में रहते हैं वो क्या मुंह दिखाएंगे कि एक महकमे पे 30-35 साल जो टीचर है सर्विस करने के बाद उसको जबरी रिटायर कर दिया गया इस बेस पे कि उनका टेस्ट लिया गया और टेस्ट में फेल हो गए, और फिर टेस्ट का क्राइटेरिया गलत है। अब देखे ना वहां पर वो जो लोग FA पास या मैट्रिक पास है या किसी ने BA कर लिया, तो उसके बाद अब तक का बड़ा इनोवेटिव जो नॉलेज है या स्किल्स हैं, हालांकि वो ठीक है नया जो करिकुलम है उसको तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें वो जो उनकी जो
कैपेबिलिटी है या जो उनकी कॉम्पिटेंसी है वो उस तरह से नहीं है। अब उससे कंटेंट से हटकर उनको कहा जाए कि जी आप पेडागोजी पे टेस्ट दें, आप इतना मुश्किल बना दिया जाए, क्या वो टीचर मुकम्मल हो सकते हैं इस टेस्ट के? नहीं हो सकते। आपको चाहिए था, इनको चाहिए था क्राइटेरिया इस तरह का बनाते जिसमें सबसे पहले ट्रेनिंग का स्केड्यूल जारी करते, उसमें ट्रेनिंग लेते रहते और उसके बाद हाँ पॉलिसीज इस तरह की बना देते कि उसमें टीचर्स को खुद एक चांस देते, अपॉर्चुनिटी देते कि आप 50 से ऊपर या 55 से ऊपर जो गोल्डन हैंड शेक लेना चाहते हैं वो जा सकते हैं, फिर हम टेस्ट लेंगे ये वो। तो एक बड़ा अफवाम और तफहीम के साथ ये मसला हल हो सकता था। और जिस तरह से उन्होंने किया उसके बाद जाहिर सी बात इसराफ एहतजाज तंजीमें, मैं भी उनके साथ हूँ कि इस तरह का जो बिहेव है वो तो मेरे ख्याल में अच्छा शगुन तो नहीं है। इससे मुराद ये है कि आप टीचर कम्युनिटी के साथ खड़े? जी, मैं टीचर कम्युनिटी के साथ खड़ा हूँ और मैंने ये भी बात की कि महकमे के साथ भी खड़ा हूँ। अब आप अगला सवाल कर देंगे कहीं तजाद तो नहीं है? जी जी बिल्कुल, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर। देखिए तजाद इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्लेरिफाई कर देता हूँ इसकी अब कैटेगोरिकली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए महकमा जब हमें इंस्ट्रक्शन हिदायत देता है हम उसको फॉलो करते हैं। कभी भी किसी टीचर ने महकमे की हुक्म अदूली नहीं की। जब से मुझे 9 साल हो गए या बाकी जो असातिज़ा किराम किसी को 30 साल 35 साल, मतलब उनके सर्विस के जितना भी टाइम गुजरा है उस टाइम के दौरान उन्होंने कभी भी अपने महकमे की हुक्म अदूली नहीं की। जो इंस्ट्रक्शन हिदायत आती हैं उनको हमेशा से फॉलो किया। अब बताए ना, डेंगू एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, स्कूल में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बहुत सारे जो सर्विस रूल्स पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं उस पर भी हम सराप एहतजाज तो हैं, लेकिन कोई तालाबंदी नहीं की। हम जो आमदा जो अहकामात हैं उसको बिल्कुल एक पूरे पैशन, डिवोशन, डेडिकेशन के साथ उसको सरअंजाम दे रहे हैं। तो हम समझ ले कि मैं और तमाम जो टीचर बिरादरी है वो बिल्कुल महकमे के साथ खड़ी है। लेकिन जहाँ पे इशू और प्रॉब्लम आता है उसके बाद ये हमारे आइन और कानून का हिस्सा है। हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, सर्विस रूल जो 1974 का एक्ट है उसके मुताबिक या उसमें जो अमेंडमेंट की गई है उसके बाद भी हम डिजर्व करते हैं कि जब भी हमारे हकूक की बात होगी या पामाली होगी तो उसके बाद हम सराप एहतजाज होंगे और पुरअमन हमारा एहतजाज होगा, मुक्तदरा को हम बताएंगे। तो आप समझ लें कि हम महकमे भी के साथ खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं। अब आप तजाद की बात कर रहे हैं तो देखें अब एक इशू पे मैं टीचर्स के साथ खड़ा हूं, अदरवाइज तो हम लोग महकमे के साथ खड़े हैं। मैं एक नहीं, वो पूरा टीचर कम्युनिटी अपने महकमे के साथ खड़ी है। लेकिन जब मसला आता है दरपेश तो उसके बाद हम एहतजाज करते हैं अपने हकूक के लिए। तो इसके लिए हम निकले हुए हैं और कल भी निकल रहे हैं हम लोग 2 नवंबर को। अच्छा सर, ये जो अपना प्राइवेट हो रहे हैं इदारे, स्कूल भी काफी प्राइवेट हो गए हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? क्या इसके पीछे मकसद है? देखिए प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ने जो मियां शहबाज शरीफ का दौर था, उन्होंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का क्याम अमल में लाया गया। तो उस वक्त भी ये एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि देखें इससे हम इनरोलमेंट बढ़ाएंगे और हमारा जो ड्रॉप आउट है वो भी कम होगा और हमारा जो लिटरेसी रेट है वो भी बेहतर होगा। आगे चलकर मैं लिटरेसी रेट का कंपेरेटिवली मैं आपको बताता हूँ कि नेबरिंग कंट्रीज का क्या है। तो यहाँ पर जो आपने बात कही कि जो प्राइवेटाइजेशन है, अब जो महकमा कह रहा है या जो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पंजाब वो कह रहे हैं कि देखें इससे ना हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करेंगे। अब उनका मानना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे बेहतर करेंगे कि अब हम समझ से कासिर हैं कि जब मैट्रिक FA पास बच्चों को पढ़ाएगा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो कैसे बेहतर हो सकती है। जहाँ पे एक BS ऑनर्स या MSc या MPhil टीचर पढ़ा रहा है और जहाँ पे एक मैट्रिक FA पास पढ़ाएगा, उनके पास कितनी इनोवेटिव स्किल्स होगी, मेथोडोलॉजी इनोवेटिव होगी, कुछ भी नहीं होगा। क्या उन्होंने B.Ed किया होगा, प्रोफेशनल डिग्री कितनी उनके पास होगी। अच्छा सर, तो मतलब आप समझ लें कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो उससे उनका जो नजरिया है वो ये है कि एनरोलमेंट भी बढ़ाएंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लेकिन इससे बेहतर होने वाली नहीं। हम पहले से जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में स्कूल चल रहे हैं और उसका हम देख चुके हैं QR टेस्ट या दीगर बहुत सारे, तो मतलब इससे नहीं आने वाली, कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं आने वाली। नहीं सर, जैसा कि TNA टेस्ट हो रहा है तो इस किस्म का क्या जो प्राइवेट इदारे ले रहे हैं, लोग NGOs ले रहे हैं या उनमें जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, क्या उनका भी कोई आने वाले दौर में या कोई गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि उनका भी टेस्ट लेके उनको वहां पे पढ़ाने के लिए रखा जाएगा ताकि बच्चों को अच्छी तालीम दी जा सके? देखें उसके लिए पहले ऑलरेडी टेस्ट है, उनकी मॉनिटरिंग भी होती है बराबर जैसे हमारी होती है और उसके साथ उनका टेस्ट भी लिया जाता है। और टेस्ट में जो फ्लॉज हैं वो बहुत ज्यादा है, चूंकि यहाँ पे ऑन एयर मैं नहीं बता सकता आपको। उसमें भी बड़े मसाले है, QR टेस्ट भी लिया जाता है और फिर उनका चेक एंड बैलेंस भी होता है। लेकिन वो सारे लोग अब फिर से मिल जाते हैं और जो पहले से स्कूल चल रहे हैं उनकी अगर थर्ड पार्टी को इंस्पेक्शन दी जाए तो वो बताएंगे कि उसमें कितने प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि
कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होगी, और उससे ये है कि उनकी टेस्टिंग चेक एंड बैलेंस तो होगा, लेकिन वो कोई फ्रूटफुल नहीं होगा। अच्छा सर, आखिर पे आप अपनी राय दें कि लिटरेसी रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखें ज़ैद भाई, मैं इस सवाल से आपको बता देता हूं कि देखें, जो चूंकि मैंने एमफिल का जो थीसिस लिखा था, और मैं सोच रहा था 8-9 साल से प्राइमरी बीइंग ए प्राइमरी टीचर में पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचर सिंस 2016। अब उसमें जो चीज़ें मैंने दिखी और मेरे लिए जो मसला पैदा कर रही थी, या जो मेरे कुलीग टीचर्स के लिए, तो जो हमने क्वेश्चनएयर तैयार किया मैंने अपने एमफिल थीसिस के लिए, तो उसमें वो सारी चीज़ों को ज़ेरे बहस मैंने लाया, और उसके बाद फिर जो उसका मीन स्कोर निकला, सिर्फ 1-2-3 चीज़ें वो बता के मैं आगे चलता हूँ कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये मेरे पास जो है उसका बाकायदा जो है एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ टीचर परसेप्शन है। उसमें एक मैंने जो स्टेटमेंट थी क्वेश्चनएयर की, वो ये थी कि ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स अफेक्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग इन इंग्लिश सब्जेक्ट। इसका जो मीन स्कोर है वो 4.47 पे था आउट ऑफ 5, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.79 है। और दूसरी जो स्टेटमेंट थी, इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ। इसका जो मीन स्कोर था 4.36 था आउट ऑफ 5, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.89 है। ये जो रिसर्च करते हैं सिर्फ उनको ये थोड़ा सा डाटा मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तीसरा जो है, 2-3 और थे। तीसरा जो है, कंटेंट इंक्लूड इन इंग्लिश सब्जेक्ट और हायर देन द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव लेवल, क्योंकि जो हालिया सिंगल नेशनल करिकुलम है, उसमें जो कंटेंट है वो बहुत मुश्किल है, बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उसका जो मीन स्कोर है वो 4.22 है, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन 1.03 है। अब एक और स्टेटमेंट है जिसमें टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू लैक ऑफ ऑडियो एंड वीडियो एड्स इन क्लासरूम। इसका मीन स्कोर 4.16 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका जो है वो 0.91 है। आखिरी जो स्टेटमेंट है वो मैंने अखज की है चांद, उसमें आखिरी जो थी इसी ट्रेनिंग के वाले से थी कि टीचर्स आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स। तो इसका मीन स्कोर 3.92 था, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.06 था। अच्छा, इसकी जो फाइंडिंग और रिकमेंडेशन वही है कि जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं उसकी, वो चूंकि लंबी वीडियो जाएगी तो उसमें वो चीजें सारी मैंने अखज की हैं कि वो प्रॉब्लम्स थे। अब जो ज़ैद भाई एक और आपने बात की कि इसका मैं थोड़ा सा आपको बताकर फिर आगे चलता हूँ। इसमें देखिए, हम अगर इफ वी कंपेयर टू अदर नेबरिंग कंट्रीज लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, बहुत ज्यादा चैलेंज है, जिसको हमें कम्पीट करने में 25 साल लग सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान का जो लिटरेसी रेट है वो 90% है, चाइना का 99.8% है, इंडिया का 75% है, और श्रीलंका का 92% है, बांग्लादेश का 76%, मालदीव का जिसको बिल्कुल हम पसमानदा मुल्क कहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, उसका 98% है, अफगानिस्तान का अनफॉर्चुनेटली 40% है, और नेपाल का 76% है। अगर हम इनके, ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो उस कौम का जो जिसका आगाज इकरा से हुआ था, और हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे वो कौम जिसका आगाज इकरा से हुआ था। अब देखिए, हमारा जो है वो 62.8% है, जस्ट हम 63% पे इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। उसमें सिंध का 61% है, पंजाब का 66% है, बलूचिस्तान का 55%, KPK का 55%, आजाद कश्मीर का 74%, GB यानी गिलगित बल्तिस्तान का 65% है। अगर हम यहाँ पे बात करें अपने जो चरदा पंजाब, लहंदा पंजाब, जो हम एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि चरदा पंजाब, लहंदा पंजाब, इंडियन पंजाब का जो हमारी सरहद के साथ है, ये वाघा बॉर्डर के साथ, वहां पे 83% वहां पे लिटरेसी रेट है। और हमारे जो लहंदा पंजाब, जो उतरता पंजाब इसे कह लें, पाकिस्तानी पंजाब, उसका जस्ट 66% है। तो आप देखें 83 कहाँ, 66 कहाँ, और भी बहुत सारे अगर कंपेरेटिवली हम बात करें। और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ आपको कि जब 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे, यानी फॉल ऑफ ढाका हुआ था, सकूत ढाका, तो उस वक्त पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट था वो 21.7% था, और बांग्लादेश का 18% था। अब बांग्लादेश जो है वो कहाँ पे खड़ा, वो 76% पे खड़ा, और हम जो जिनका 22% ऑलमोस्ट था, हम इस वक्त 63% में करें। हमारा जो एनुअली लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो रहा है 0.50। तो अगर हम इंडिया या बांग्लादेश को compete करते हैं तो हमारा जो है 0.50 लिटरेसी रेट एनुअली बढ़ रहा है। तो अभी हमें उनका 12 दर्जे हमसे वो बेहतर है, 12% हमसे बेहतर है। तो इसका मतलब 24 साल हमें लगते हैं उनको आज, यानी आज का जो उनका 76% है उसको compete करने में
हमें जो है वो 25 साल लगते हैं, और जब हम 25 साल के बाद उनको कंप्लीट करेंगे वो 100% पे जा चुके होंगे, हम 76% पे। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर और फेलियर है। यहाँ पर बस मैं आपको इतना बताता हूँ कि देखें, जो 1900 आप समझ लें कि 1950 से लेकर 1999 तक 8 जो है वो 5 इयर्स एजुकेशन प्लान आए थे, और उन्होंने बड़े मतलब बुलंदो बाला दावे किए, कुछ भी नहीं हुआ था, उसका कोई आउटपुट नहीं मिला था। फिर 2004 में उनको खत्म करके जो शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने MTDF बनाया था, यानी मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ये बनाया था। और उससे पे 1 साल कबल जो है बाकायदा एक इदारा एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था मतलब उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, वो नाम रखा था पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम, यानी PESRP। उसके अंडर एक PMIU एक प्रोग्राम बनाया था, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, और वो मॉनिटरिंग तो कर रहा है। और जो वो प्रोग्राम बनाया था, बस मैं यहाँ पे बात को वाइंड अप करने के बाद अपनी सजेशन देता हूँ। देखिए उसका मकसद क्या था, उनको जो डोनेशन इंटरनेशनल डोनर्स देते थे, NGOs डोनेट करते थे, वर्ल्ड बैंक डोनेट करता था, यूनिसेफ करता था, यूनेस्को करता था, और FCDO करता था, यानी फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट जो ऑफिस है वो करता है, ब्रिटिश काउंसिल करती है। तो मतलब उन्होंने इतनी फंडिंग हुई, उसके बाद भी हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 63% पे खड़ा है, और हमारा 26 मिलियन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। ये होल एज यानी होल जो पॉपुलेशन है इस एज की उसका 44% है। तो आप समझ लें 5.5 करोड़ हमारा टोटल बच्चा है 5 साल से लेकर 15 साल का, और उसमें से 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूलों में नहीं जाता। ये बहुत बड़ा फेलियर है। जब इन्होंने PESRP प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया, एक इदारा एस्टेब्लिश किया, उसके तो अगराज मकासद थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको डिजाइन इसलिए किया गया था, और उसमें यह था कि इम्प्रूव school quality, recruit merit-based teachers, increase school participation by new children, ensure every child has access to free and compulsory education। उसमें यह भी था कि ensure every child, ये तो हो गया, prepare students for rapidly changing world, ये भी था, और create an inclusive learning environment, ये था। और इसमें से आप एक को उठाएं कि every child has access to फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कुछ भी नहीं, 2 करोड़ 60 लाख है। अब वजीर तालीम पंजाब ये बताएंगे, राना सिकंदर साहब, ये भी टीचर्स का फेलियर है। आप इतने नाराज हो जाते हैं, हम तो 10 बस से गुजारिश करते हैं, आप हमारे हेड है, आप इदारे हमारे के सरबराह, हम आपके साथ खड़े हैं, क्या आप जस्टिफाई करेंगे 2 करोड़ 60 लाख बच्चा नहीं आया, और ये जो 21 साल पहले प्रोग्राम या एक जो इदारा है उसको एस्टेब्लिश किया गया था, उसके अगराज और मकासद ये थे। तो ये किसका फेलियर है? ये गवर्नमेंट का फेलियर है, जो दोनों पार्टनर इस वक्त आप 30, 40, 50 साल से बरसर इक़्तिदार हैं, और उसकी वजह से ड्रॉप आउट भी हो रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि बच्चों की एनरोलमेंट, और जो बच्चे स्कूल से बाहर है, और हमारा जो है लिटरेसी रेट है, वो हमें शर्म आता है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है हम कैसे कम्पीट करेंगे। तो इसमें वो जो शिक है, और इसमें यह भी है कि ज़ैद भाई मैं आपको बताता चलूं कि एज आर्टिकल 25 इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन टू द ग्रुप। वो कौन सा ग्रुप है? 5 से 15 साल की एज के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देनी है। भाई वो 2 करोड़ 60 लाख बच्चा है, आप मैकेनिज्म बनाए। क्या हमारी वो भी जिम्मेदारी है कि हम उसको लेके आए, बच्चों को भी पढ़ाएं, और दीगर बहुत सारी एक्टिविटीज भी करें, और मुख्तलिफ जगहों पे अपनी ड्यूटियां भी सर अंजाम दे देंगे, एक्टिविटी पता नहीं क्या कुछ। और प्राइमरी में एक टीचर है, कोई खाक रूब नहीं है, और वहां पे और बहुत ज्यादा मसाले, मेल ऑफिस है, डाक देना, और उसके बाद बहुत सारे 6 क्लासेस को पढ़ाना, और फिर वो बच्चे को कहाँ लेके आए। तो ये पूरा मैकेनिज्म आप हमें दे, हम आपको आउटपुट देंगे। ये मैं चैलेंज करता हूँ अपनी टीचर बिरादरी की तरफ से। और आखिर में मैं आपको बताता हूँ, देखें इसका जो वर्ल्ड, ये विद असिस्टेंस टू वर्ल्ड बैंक, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी ये यानी PESRP की, और उसमें जो डोनर है हमारा वर्ल्ड बैंक, उसमें भी ये चीजें थी कि ECCE जो रूम 34,000 कमरे बनाने थे, और उसके बाद लेसन प्लान था, टीचर्स गाइड थी, मंथली एंड टर्म टेस्ट थे, पैक एग्जामिनेशन था, और उसमें टीचर ट्रेनिंग थी थ्रू इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। तो ये सारी चीजें क्या ये फ्रूटफुल हुई? अब आखिर में ये बताता हूं कि इस सारे जो चीजें मैंने डिस्कस की हैं यहाँ पर, इसका फेलियर क्या सिटिंग गवर्नमेंट है या टीचर है? ये सवाल मैं राना साहब आप पे छोड़ रहा हूं, और अपनी हायर अथॉरिटी को, इट्स अप टू यू। आप जज करें, आप फैसला करें, जस्टिफाई करें।
अगर हम जिम्मेदार हैं तो हम ऑन करते हैं, अगर आप जिम्मेदार हैं तो फिर हमें फैसिलिटेशन दें, पूरा मैकेनिज्म बनाएं और हमें तफवीज करें, हम आपको आउटपुट देंगे। बाकी आई सजेस्ट यू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एजुकेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, तो वी कैन डिबेट ऑन एनी टॉपिक, ऑन एनी इशू। हम बैठ के डिबेट कर सकते हैं और हम इस पे बात कर सकते हैं। आप फीडबैक जो ग्रास रूट लेवल से लेंगे तो फिर आप ये आपकी पॉलिसीज जो है वो फ्रूटफुल होंगी। तो कुल मिलाकर हम कंपीट अगर करना चाहते हैं नेबरिंग कंट्रीज को, सबसे पहले तो हमें आउटस्टैंडिंग जाके अपना जो मैकेनिज्म बनाना चाहिए, उसमें प्राइवेटाइजेशन से ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होगी और ना एनरोलमेंट बढ़ेगी, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ खाम ख्याली है, ये ख्वाब गफलत है। अगर आप हमें पूरी सहूलियात दें, मैं टीचर बिरादरी की तरफ से, टीचर कम्युनिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपसे जो है ये मैं वादा करता हूं, एक के मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग आपको चेंज करके दिखाएंगे। लेकिन हमारे पास फैसिलिटेशन का फुकदान है, अब बहुत सारे मसाइल हैं। हम जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी compete करेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर कराएंगे। ये तभी मुमकिन है जब आप टीचर्स को रिलैक्स करेंगे, जब आप टीचर को निकालने पे तुले हैं। देखें ना आप कितना कसूर है उन टीचर्स का जो 30-35 साल पहले लगे थे, अब इस शर्त पे, इस बात पे घर जाएंगे कि जी हमें निकाल दिया गया था, हमें तो कुछ आता नहीं था। भाई आप क्यों टेस्ट ले रहे हैं? वो जब आपका उन्होंने टेस्ट दे दिया, अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग दें, एक मैकेनिज्म बनाएं, एक TORs बताएं, एक मिनट्स बताएं, हमारी ट्रेनिंग कंडक्ट हो, पेडागोजिकली हम देखें, कॉग्निटिव लेवल को चीजें देखें, तो उसके बाद हमारा इनोवेटिव मेथोडोलॉजी हमें आया डिफरेंट, तो उसके बाद आप हमारा टेस्ट लें तो हम टेस्ट देते हुए अच्छे लगते हैं। फिर उसका भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो 2002 के एजुकेटर के बाद के जितने लोग हैं, अब जो NTS दे के आगे उनसे किस ले रहे हैं आप टेस्ट। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि हम तभी जाकर इस एजुकेशन सिस्टम को बेहतरीन कर सकते हैं, एजुकेशन में रिफॉर्म्स ला सकते हैं, तभी जाकर जब टीचर को फैसिलिटेट किया जाएगा, उनकी टेंशन खत्म की जाएगी, अदर एक्टिविटीज या अदर ड्यूटीज को खत्म किया जाएगा और पूरा मैकेनिज्म बनाया जाएगा, तो फिर हम आउटपुट दे सकते हैं। जी साकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाजरीन, ये थे GA साकी साहब जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं और आजकल जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया TNA का बड़ा रोला पड़ा हुआ है और टीचर भी एहतजाज कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी साकी साहब से आप लोगों के क्वेश्चन थे या इनसे जो जानना चाहते थे, आप तक इनकी आवाज़ पहुंच गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट जाहिद सिंधु को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।